यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं उनको हम समझेंगे। जैसे कि बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहला जो टर्म हमें समझना है वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना। हमें समझना क्या है, आइसोमर्स। और मुझे लगता है कि आइसोमर्स क्या होता है वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा और क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब हमें यहाँ पे समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम नाम में ही देख सकते हैं, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब ये है कहने का कि अगर दो हमने कोई मॉलिक्यूल बनाए हैं ए एंड बी, तो अगर ए और बी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स होने का मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। और आइसोमर्स होने का मतलब क्या होगा, ए का और बी का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा। लेकिन इन्हें हम कब ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, ये हमें समझना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। दे डिफर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर टुवर्ड लाइट। कहने का ये मतलब है कि ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से किस रिस्पेक्ट में डिफर करेंगे, उनका जो लाइट के प्रति बिहेवियर होगा वो सिर्फ क्या होगा, अलग होगा। नाम से ही हमें कोरिलेट करना है। दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफर in their behavior toward कौन सा लाइट, ऑर्डिनरी लाइट की बात नहीं करनी हमें यहाँ पे कौन सा लाइट याद रखना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ए और बी अगर एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो वो एक दूसरे से सिर्फ इस रिस्पेक्ट में अलग होंगे कि इनका जो बिहेवियर होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग अलग होगा। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, उस चीज़ को हमें समझना है, और उस चीज़ को हम किससे समझेंगे, बाय पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या समझेंगे, पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। ये किसके लिए हमने किया है, प्लेन पोलराइज लाइट को समझने के लिए हमने पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट अभी हम समझेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हमें याद रखना होगा। लाइट का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी होती है, ईएम वेव। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या है, लाइट के पास दोनों चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इन दोनों का नेचर क्या होता है कि जिधर भी लाइट प्रोपोगेट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब अगर ये पेन कैमरे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। मतलब ये है कि जो भी वाइब्रेशंस होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर ही चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे मूव कर सकता है, या फिर किसी भी प्लेन में हम बना सकते हैं। बस शर्त ये होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी एक फील्ड को ले ले तो लाइट क्या है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम इस तरीके से इंडिकेट करें इस पॉइंट से, तो जो वाइब्रेशंस होंगे वो क्या होंगे, सारे प्लेन्स में होंगे। तो यहाँ पे ये लाइट में ये जो ऑर्डिनरी लाइट, ये जो लाइट हमने बनाया है ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी लाइट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पे इस लाइट में क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कोई भी वाइब्रेशंस हम मान लें, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को ये कंसिडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करेगा। तो ये अब अगर इसे हम क्या करते हैं,
निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से अगर पास करते हैं, ये बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। अगर हम इसे निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तरह यूज करते हैं एज अ पोलराइजर, तो अगर हम निकोल प्रिज्म से किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो लाइट बाहर आई है अब वो सिर्फ एक ही प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। उसके वाइब्रेशंस पहले क्या थे, सारे प्लेन में, अब क्या है, इट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। इसका मतलब नाम से यहाँ पे समझ आ रहा है, अनपोलराइज्ड मतलब पहले इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था वो कोई फिक्स नहीं था, वो सभी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था। पोलराइजर से पास करने के बाद क्या होता है, जो लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर प्लेन में फिक्स हो जाते हैं, मतलब वो उस पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट करते रहते हैं। इसीलिए इन लाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाम ही इस बेसिस पे रखा गया है कि ये एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए क्या हो गए, पोलराइज हो गए, मतलब उसी प्लेन में ये वाइब्रेट करेंगे। अब क्या होता है, जब हम इसे क्या करते हैं, एक पोलैरीमीटर सेल से पास करते हैं, ये क्या है हमारा पोलैरीमीटर सेल से जब पास करते हैं, अब इस पोलैरीमीटर सेल में क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं कुछ कंपाउंड के। अब वो कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब पोलैरीमीटर सेल में क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, और हमें याद रखना है कि ये कंपाउंड्स दोनों चीज़ हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। अब ये टर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, वो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे सबका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पोलैरीमीटर सेल में क्या होता है, सोल्यूशन प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड का, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्लेन पोलराइज लाइट इस पोलैरीमीटर सेल से पास करता है, तो पोलैरीमीटर सेल में पास होते होते, अभी तो ये सीधे है, धीरे धीरे ये क्या करता है, हल्का हल्का इसमें रोटेशन आने लगता है। मतलब पहले ये इतना टिल्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, निकलने वाला लाइट कुछ ऐसा निकलेगा। तो जब, और यहाँ पे क्या लगा होता है हमारे पास, एनालाइजर। ये क्या होता है, एनालाइजर, मतलब जो लाइट यहाँ से निकल रही है, मान लो पहले ये लाइट क्या था, एक पर्टिकुलर प्लेन में सीधे सीधे वाइब्रेट कर रही थी, जब ये पोलैरीमीटर सेल से पास हो रही है तो अब इसमें क्या होता है, हल्का सा रोटेशन। अब रोटेशन कौन से केस में होगा, कौन से में नहीं, वो अभी हम समझेंगे। मान लो कि इसमें जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का है, तो क्या होगा कि ये लाइट हल्की हल्की हमें ये दिख रही है कि ये रोटेट हो जाती है, और ये हमें पता कहाँ चलती है, एनालाइजर के थ्रू पता चलता है, ऐसे डायरेक्ट देख लेने से नहीं पता चलता है। तो जब ये लाइट जब एनालाइजर से पास होती है तो हमें ये दिखता है कि लाइट में क्या हो गया, हल्का सा, मतलब लाइट में थोड़ा सा एंगल प्रोड्यूस हो गया है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि लाइट यहाँ से सीधे आनी चाहिए थी, मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज पहले इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन जब ये पोलैरीमीटर सेल से पास हुआ तो अब इसमें हल्का सा क्या हो गया, एंगल रोटेशन हो गया है। और ये जो रोटेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी लाइट पोलैरीमीटर सेल से निकलेगी वो 100% कन्फर्म है कि वो रोटेट ही करेगी। जब सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का होगा तो वो डेफिनेटली रोटेट करता है, और रोटेशन भी दो प्लेन में पॉसिबल होगा। मे बी लाइट क्लॉकवाइज भी रोटेट कर जाए और मे बी लाइट एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर जाए। तो अगर, और ये जितना रोटेट हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। अगर रोटेशन पॉजिटिव होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर नेगेटिव होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइट रोटेट ही करे, कभी कभी लाइट सीधे सीधे भी हमें मिल सकती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। जब ऑप्टिकली एक्टिव सेल के थ्रू पास करता है तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो कभी भी 0 डिग्री के बराबर नहीं होता है, और वो रोटेशन अगर पॉजिटिव में हो जाए तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर वही रोटेशन अगर नेगेटिव में हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीवो रोटेटरी। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये कौन से केस में होगा, ऑप्टिकली इन एक्टिव के केस में। ये था हमारा पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट में दो मेन चीज़ें होती है, वन इज़ पोलराइज़र, अदर इज़ एनालाइज़र। पोलराइज़र हमेशा क्या होता है, टुवर्ड द सोर्स, हमेशा याद रखना है ये कहाँ होता है, टुवर्ड सोर्स। और ये कहाँ पर, एनालाइज़र हमेशा किधर होता है, टुवर्ड ऑब्जर्वर। ये कहाँ पे होगा, टुवर्ड ऑब्जर्वर। हमें ये चीज़ याद रखनी है, अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होता है तो वो हमेशा पोलराइज्ड हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेन में, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अगर हम उसे पोलैरीमीटर सेल से पास करते हैं तो अगर थीटा ऑप्टिकल रोटेशन अगर होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखते हैं, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डी से, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एल से। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के केस में ये दो रोटेशन पॉसिबल होंगे, और हमें याद रखना है ये सब चीज़ें अभी इनिशियल में कि यहाँ पे थीटा कभी भी 0 डिग्री के बराबर नहीं होगा जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर कभी हमें लाइट जैसे आ रही थी वैसे जैसे आई है वैसी ही अगर दिख रही है तो इसका मतलब उस लाइट में बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ से पास की है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के थ्रू पास की है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या होता है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले कुछ और चीज़ें समझनी होगी, जैसे कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरैलिटी कैसे पता करते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, और उसमें हमें दो टर्म्स दिखे, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी को समझने के लिए हमें क्या समझना है कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं। हमें क्या समझना है, कायरल मॉलिक्यूल्स। यहाँ से हमारी मेन चीज़ें स्टार्ट हो रही है। जो कायरल वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड कायर से लिया गया है, CHEIR। इसका मतलब क्या होता है, हैंड। मतलब यहाँ पे ये जो कायरल वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड है कायर, जिसका मतलब क्या है, हैंड। इसका मतलब है यहाँ पे जो कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है उसमें हमें सिर्फ पर्टिकुलरली 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को हम अपने हाथों के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देख ले। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड into equal halves। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो यहाँ पे अगर कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आए तो हमें सिर्फ दो ही बात याद रखनी है। पहला, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। आप कायरल मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो यहाँ पे कायरल टर्म को हम अपने हाथों से समझते हैं। अगर हम अपने हाथ को देखें तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे के जैसे ही तो दिखते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम दूसरे पॉइंट को समझेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज। हाथों का ओरिएंटेशन बिना बदले हुए अगर हम इसको एक दूसरे पे रखें, मतलब अगर आपको मेरा पाम दिख रहा है, अगर
पाम दिख रहा है, तो हमें इस तरीके से एक दूसरे को इस पे रखना है कि अभी भी कैमरा फेसिंग क्या होना चाहिए, ये पाम ही होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि हमने इस हाथ को उठा के इस पे रख दिया तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं ना। सुपर इम्पोज करना मतलब एक चीज दूसरे चीज से पूरी तरीके से क्या हो जाना, ढक जाना। लेकिन हमें क्या करना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल वर्ड को समझना है कि हाथ में ये चीज कैसे होगी। अगर हम अपने हाथों को देखें तो ये क्या है, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम इसका बिना ओरिएंटेशन बदले एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। यहाँ का अंगूठा दिख रहा है, यहाँ का अंगूठा दिख रहा है, इस उंगली के आगे दूसरी वाली उंगली दिख रही है, मतलब यहाँ ये दोनों हाथों ने एक दूसरे को क्या किया है, ढका नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिकल होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब हम पहली चीज समझेंगे, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। अगर हम हाथ को कहीं भी बीच से कट करते हैं किसी भी प्लेन से, तो वो क्या होता है, इक्वल हाफ में नहीं कटता है। तो इसका मतलब ही यही है कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन होंगे, जिनका मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या हो, सुपर इम्पोज ना करे, और दूसरी बात जिनको हम इक्वल हाफ्स में नहीं काट सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन का। यहाँ पे क्या ले हम एग्जांपल, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें इसमें समझना है कि ये कैसे हम इसे कायरल मॉलिक्यूल कहें। हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए क्या होगा, अब इसका अगर मिरर इमेज बनाना चाहते हैं अगर, तो कैसे बनेगा। अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा सर नीचे चला जाता है और पैर ऊपर चला जाता है, सिर्फ बदलता क्या है, लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, और राइट क्या दिखता है, लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो इसका मतलब अगर हमें इसका मिरर इमेज बनाना है तो ये ऊपर और नीचे की चीज़ क्या है, सेम रखनी है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3, और यहाँ पे भी क्या है, अभी C2H5 बन गया। क्या बदलेगा, रोटेशन बदल जाएगा। मतलब ये 180 डिग्री अगर रोटेट करें हम इसे तो क्या होगा, Cl इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये Cl हो गया और ये हमारा क्या हो गया, H हो गया। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स बने हैं, अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो क्या हो रहा है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पे रखती हूँ तो हमें क्या दिखेगा कि CH3 को तो कवर कर रहा है, C2H5 को कवर कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो रहा है, कवर नहीं हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन इससे कवर हो रहा है। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से किस रिस्पेक्ट में अलग है, ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो रहे हैं। मतलब ये एक दूसरे को पूरे तरीके से कवर नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट तो यहाँ पे वैलिड हो रहा है। अब अगर हम देखें कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स का क्या मतलब है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहीं से भी डिवाइड करें, कहीं से भी डिवाइड करते हैं, अगर मैं एक प्लेन यहाँ से लेके चलती हूँ तो यहाँ से अगर मैं काटती हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इस तरफ मिथाइल है तो इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ क्लोरीन है तो यहाँ पे C2H5 है। मतलब इक्वल हाफ्स में कौन कटते हैं, जैसे हम अगर अपने आप को बीच से काट दें तो हमारा लेफ्ट पार्ट क्या है, राइट पार्ट के बराबर एक जैसा ही तो दिखता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी प्लेन से इसको कट कर रहे हैं, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, तो इधर का चीज़ इसके मिरर इमेज जैसा दिखना चाहिए। मतलब अगर यहाँ मिथाइल है और अगर यहाँ भी मिथाइल होता तो हम बोल देते कि ये क्या है, एक दूसरे का, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पे इक्वल हाफ्स में कट नहीं रहा है, तो ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ही वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करते हैं और ना ही वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ से हम एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, जो 2-क्लोरोब्यूटेन है इनमें क्या है, दे लैक सिमिट्री। मतलब इनमें क्या है, सिमिट्री नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अगर सिमिट्री होती तो ये इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हमारी बॉडी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। अगर हम उसे यहाँ से इस प्लेन से डिवाइड करें तो लेफ्ट हाफ विल बी आइडेंटिकल टू राइट हाफ, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब डेफिनेशन वाइज हमें एक और बात याद रखनी है कि कायरल मॉलिक्यूल्स लैक सिमेट्री, और बिकॉज इनमें सिमेट्री एब्सेंस होता है इसीलिए इसे हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज asymmetric molecules, asymmetric molecule। तो कायरल मॉलिक्यूल को हम एक और चीज बोल सकते हैं क्या,
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है हम समझ चुके हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, COOH, यहाँ पे OH बना लो, CH3 और H, ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मिरर इमेज बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, COH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट करवा दो तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा इन्हें भी हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, ये भी लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल, या फिर क्या कह लेंगे हम इसे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि ए कायरल क्या होता है। अब जैसे कि अगर हम समझे ए कायरल, तो ए कायरल को हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी ए कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। जैसे कायरल में देखा हमने, कायरल में बिकॉज सिमेट्री नहीं होती है इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। वैसे ही ए कायरल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इसका ए कायरल का एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे CH4। तो CH4 को अगर हम बनाएं तो CH4 कुछ ऐसा बनेगा, H H H, यहाँ पे H। अब ये क्या है, कार्बन के अराउंड सारे ही एटम्स क्या है, सेम है। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज में क्या ही फर्क पड़ेगा, ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम है एज इट इज। ये इधर रोटेट कर गए तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें तो इसको अगर मैं इस पे प्लेस करूँ तो ये कहीं से भी कुछ भी करो ये इसको ढकेगा ही ढकेगा। इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेशन वाइज हम क्या, इन दोनों का बस रिवर्स बोल दो कि ये क्या करता है, ये सुपर इम्पोज करता है ऑन देयर मिरर इमेज, सुपर impose on their mirror image। अब अगर दूसरा पॉइंट समझे, क्या हम इनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कहीं से भी हम कट करें तो हमें क्या दिखेगा, अगर हम इसे यहाँ से कट करें तो हमें लगेगा, कहीं से भी कट करो तो देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन लगेगा कि इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी प्लेन से कट करो दे हैव सिमेट्री, बिकॉज इनके पास सिमेट्री होती है, इनके पास सिमेट्री होगी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ए कायरल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अच्छा, अब जैसे कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पहचानने के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं एक और एग्जांपल बता, जैसे कि 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, तो 2-क्लोरोप्रोपेन को हम कैसे बना देंगे, ये किसका स्ट्रक्चर है, 2-क्लोरोप्रोपेन का। इसका मिरर इमेज अगर बनाना है तो मिरर इमेज हम कुछ ऐसा बना लेंगे, CCl H, 180 डिग्री रोटेट कर दो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या होगा, CH3। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या इसमें सिमेट्री है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिमेट्री होगी। अगर हम इस प्लेन से इसको, अगर हम इसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के थ्रू कट करें तो हमें क्या दिखेगा कि CH3 का रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। अगर हम इसे यहाँ से कट करें तो हमें लगेगा कि इस मिथाइल का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ये ना कर दे कि वो देखे कि चारों के चारों एटम सेम होगा तो ही सिमेट्री है। अगर चारों एटम सेम हो तो भी सिमेट्री हो सकती है। अगर 4 में से 3 एटम भी सिमिलर होते हैं
तो भी सिमेट्री होगी, दो एटम्स होते हैं तो भी सिमेट्रिकल होगा। अगर एक भी एटम सेम नहीं है, जैसे यहाँ का केस देखें तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल, क्लोरीन, C2H5, हाइड्रोजन, यहाँ पे सारे के सारे एटम्स डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब हमें यही याद रखना है कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, जिनके आसपास सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें कि सारे एटम्स या सारे जितने भी एटम्स लगे होंगे, कायरल मॉलिक्यूल की यही पहचान होती है कि हम उसे डायरेक्ट देख के कैसे बताएंगे। अब हम ये तो करेंगे नहीं कि बार बार मॉलिक्यूल लेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो बार बार मॉलिक्यूल लेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको उठा के एक दूसरे पे रखेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस चीज़ को पहचानने का डायरेक्ट तरीका क्या है, स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें दिख रहा है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर के आसपास चारों के चारों टेट्रा, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से अगर सेटिस्फाइड है, तो वो डेफिनेटली कैसा मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल या फिर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये बेसिक डेफिनेशंस चल रहे हैं, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी कि यहाँ पे तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल की पहचान क्या होती है, एनी एटम विच इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स, या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि कौन कायरल है कौन ए कायरल है, तो कायरल के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिसमें भी हम चेक कर रहे हैं वो एटम कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा, जब वो चारों के चारों बॉन्ड्स उसके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इसे कार्बन में ही चेक करते हैं, औरों में भी ये चेक हो सकता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी बात ये होती है 4 डिफरेंट एटम होना चाहिए। तो ये है हमारा तरीका पहचानने का। तो हम कैसे याद रखेंगे, कायरल मॉलिक्यूल कौन होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। सेकेंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, बिकॉज ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट बिना स्ट्रक्चर वगैरह बनाए हुए। तो हम ये देखेंगे कि उसके पास उसके पास कायरल एटम प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो एटम है, ये एटम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कायरल एटम या फिर स्टीरियो सेंटर, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, स्टीरियो सेंटर। अगर मॉलिक्यूल में कायरल एटम प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे ये देखा गया था पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट में कि जितने भी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जितने भी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं या कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, उनका ऑप्टिकल रोटेशन कभी भी 0 डिग्री आ ही नहीं रहा था। अब अगर 0 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन कर ही रहे हैं। मतलब वो या तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे। तो बिकॉज कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन कभी 0 डिग्री के बराबर नहीं आता है, इसीलिए एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो कायरल मॉलिक्यूल्स या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और जो ए कायरल होता है या जो सिमेट्रिकल है, उनका देखा गया था कि ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा 0 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जैसे लाइट आ रहा था एनालाइजर के बाद वैसे ही हमें दिख रहा है। इसका मतलब इसने लाइट को रोटेट ही नहीं करा, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए कायरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो अभी तक हमने क्या किया, कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन देख लिया, तो जो भी ए कायरल क्या होता है वो भी देख लिया। तो यहाँ से अभी हमने पढ़ के क्या कंक्लूड किया था कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम लोग और क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। डाइसिमेट्रिक एक अलग चीज़ है, एसिमेट्रिक अलग चीज़ है। तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक
अब एसिमेट्रिक क्यों बोला गया है वो बता दिया है मैंने, बिकॉज दे लैक सिमेट्री, जो डेफिनेशन था वो हो चुका है, तो ये एसिमेट्रिक भी बोले जाते हैं। फिर ये देखा गया था कि जितने भी एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनका ऑप्टिकल रोटेशन कभी भी 0 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब अगर ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो जिनमें थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ से तो फिर हमें ये कंक्लूड कर देना चाहिए कि भाई जो कायरल होगा या फिर जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ से हम क्या ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जिनके पास कायरल एटम होगा, कायरल एटम होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, या फिर वो क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। और हमें पता है कि एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन कभी भी 0 डिग्री के बराबर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब तो हम यही बोल सकते हैं ना कि सीधा सीधा एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है उसमें कायरल एटम ढूंढ लो, अगर कायरल एटम उसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये चीज़ डायरेक्ट सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो मैं एक एग्जाम्पल बनाती हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये हो गया एक एग्जाम्पल। और दूसरा एक एग्जाम्पल है COH, COH, OH, OH, यहाँ पे क्या होगा, H और H। अब हमें ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है कि बताओ कि इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई थिंक अब अभी तक ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है बच्चों को समझ आ गया होगा। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे किसी भी डायरेक्शन में, इधर प्लस और माइनस। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेशन करते ही नहीं है, उनका ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके बेसिस पे चले तो हम क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे कायरल एटम है, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कायरल एटम है। कायरल एटम कौन, कायरल एटम कैसे पहचानेंगे, इसके आसपास के सारे एटम्स अलग है, तो हाँ भाई यहाँ पे कायरल एटम प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ कायरल एटम है तो हम क्या बोल देंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब हमारा आंसर है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। तो बाय गॉड ग्रेस ये आंसर सही भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें चले तो इसमें अगर हम देखते हैं क्या इसमें कायरल एटम प्रेजेंट है, तो हाँ ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा क्या है, अलग ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कायरल एटम है और यहाँ पे भी कायरल एटम है। तो यहाँ पे कायरल एटम होने के बावजूद ये कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे कायरल एटम होते हुए भी ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये कंक्लूजन पे आ जाना कि किसी कंपाउंड में अगर कायरल एटम है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इस कंक्लूजन पे हम डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। बिकॉज इसमें हमने देखा कायरल एटम होते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे दो कायरल एटम होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो क्या है रीज़न, इस चीज़ को हमें समझना है। यहाँ से हम एक बात याद रखेंगे, अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है, अच्छा कायरल एटम को एस्ट्रिक्स मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है तो वो डेफिनेटली कायरल मॉलिक्यूल होगा, और अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इफ molecule has one chiral atom,
अगर मॉलिक्यूल के पास एक कायरल एटम होगा तो वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली कायरल मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली कायरल मॉलिक्यूल होगा। और अगर कायरल मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये चीज हमें कब लगानी है, इफ मॉलिक्यूल हैज वन कायरल एटम। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल एटम है तो आंख बंद करके हम बोल देंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास दो कायरल एटम आ जाए तो हम इस चीज से अपना आंसर चेक नहीं करेंगे। दो कायरल एटम होने पे हम किस चीज को देखते हैं, हम एलिमेंट ऑफ सिमिट्री को चेक करेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री को चेक करेंगे। केमिस्ट्री में तीन टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक सेंटर ऑफ सिमिट्री, एक ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तीन एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है जिसको हम चेक करके अपना आंसर बताएंगे अगर मॉलिक्यूल में दो कायरल एटम है तो। वैसे तो हमें सिर्फ यही दो चीजें देखनी है और इसको नहीं देखना है। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक्सिस ऑफ सिमिट्री के रेफरेंस में नहीं पूछा जाता है, हमें सिर्फ यही दोनों के बेसिस पे अपने आंसर को बताना है। इसका मतलब यहाँ तक अभी हम समझ चुके थे कि कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन होता है। अच्छा, कब एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कब कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक कायरल एटम है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास दो कायरल एटम होते हैं तो हम अपना आंसर किसके बेसिस पे देते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री के बेसिस पे। और वो भी हम किन चीज़ों को चेक करेंगे, दो चीज़ों को चेक करेंगे, वन इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, अदर इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो हम इन दो के बेसिस पे क्या करेंगे, अपना आंसर देंगे। अब याद रखना है, जिन मॉलिक्यूल में सिमिट्री होगी वो क्या थे, ए कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री दिखेगी और सेंटर ऑफ सिमिट्री दिखेगी, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल की पहचान ही होती है कि उनके पास सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री दोनों में से कोई एक चीज भी अगर मॉलिक्यूल के पास है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, अगर है ये दोनों सिमिट्री तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर नहीं है, अगर मॉलिक्यूल का पास प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री दोनों ही नहीं है तो उस केस में वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये था हमारा एंड कंक्लूजन पूरी चीज़ों का कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को अब चेक करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। अभी हम प्लेन ऑफ सिमिट्री के रेफरेंस में आंसर देंगे, सेंटर ऑफ सिमिट्री को हम आगे समझेंगे। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो अगर मैं इस प्लेन से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि इसका रिफ्लेक्शन मुझे ये लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री है। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिमिट्री होता है तो सिमिट्री होने का मतलब ही क्या है कि वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिकॉज सिमिट्री है तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम सारे क्वेश्चन में प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री को ही देख के अपना आंसर दें। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें कोई सिमिट्री नहीं है, हम इसे कहीं से भी कट करें, यहाँ से कहीं से भी कट करें, कोई सिमिट्री नहीं है। अगर इससे कट करते हैं तो क्या हमें फ्लोरीन आयोडीन का क्या रिफ्लेक्शन होता है, नहीं, फ्लोरीन आयोडीन जैसा दिखता ही नहीं है, क्लोरीन ना हाइड्रोजन जैसा दिखता है। तो यहाँ पे कोई सिमिट्री नहीं है, नो सिमिट्री, यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमिट्री है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंक्लूजन। कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हमें पता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डेफिनेशन में हमें पता है। इन सब को पढ़ के हमें आखिर में याद रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज एक कायरल एटम होना ये चीज़ खुद में बहुत इनफ होता है बताने के लिए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर दो कायरल एटम है तो हम एलिमेंट ऑफ सिमिट्री से अपना आंसर देंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा, अगर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। बिकॉज हमने अभी पढ़ा कायरल मॉलिक्यूल में
या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती ही नहीं है। तो 12th तक हम इस वहम में थे कि जितने भी कायरल एटम होंगे, जिन मॉलिक्यूल में कायरल एटम होगा वो पक्का ही पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अभी मैंने एक एग्जांपल में समझाया कि एक एग्जांपल में कायरल एटम था तो वो ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन दूसरा जो एग्जांपल मैंने टार्ट्रिक एसिड बनाया था उसमें दो कायरल एटम है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कायरल एटम इज अ चेक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब हम उसे पूरा सही नहीं कह सकते, वो कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अ चेक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये डेफिनेटली सही है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से हम डायरेक्ट सही बता पाएंगे कि एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अब ना ही तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, ना उसको सुपर इम्पोज कराना है, ना कुछ करना है, बस कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया जाए तो उसमें बस सिमेट्री देख लो कि कोई सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर दोनों सिमेट्री एब्सेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कायरल atom is must for optical activity, is must for optical activity। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री should be checked for ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब अगर हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे अपना आंसर चेक करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज कंपैरिजन टू जो हम 12th में करते आते थे कि कायरल एटम देख के खुश होके ये बता दे कि हाँ वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि तो एग्जाम्पल है पहला, मीथेन। ये है हमारा मीथेन। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, देखने से ही लग रहा है यहाँ पे सारे ही एटम सेम है, यहाँ पे सिमेट्री होगी। हम इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, जैसे कि जिन्हें नहीं पता है वो चीज़ जान ले कि ये जो दो एटम्स हैं ये सेम प्लेन में होते हैं। ये क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपसे ये पीछे की तरफ होंगे, और ये क्या होता है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये क्या होगा, टुवर्ड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे मीथेन में अगर मैं इसे यहाँ से इस प्लेन से कट करूँ, अगर मैं इस प्लेन से इसे कट करती हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन ये वाला दिखेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन पीछे एक उसके सामने से दिख रहा है, तो ऐसा ही तो लगेगा कि इसका रिफ्लेक्शन ये है। तो यहाँ पे मीथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो दूसरा एग्जांपल में हमने क्या किया है, सेम है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था जब तक 3 एटम 2 एटम रहें एक जैसे तो वहाँ पे सिमेट्री होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इसे कहाँ से कट कर, अगर हम इसे इसी प्लेन से कट करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ आ चुका है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो जाए, अब अगर यही स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया क्लोरीन, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन। तो अब अभी भी 2 एटम सिमिलर है ना, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूँ तो ये इसका रिफ्लेक्शन लगेगा। तो कोई भी 2 एटम भी अगर होते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करोगे तो कोई एक एटम दूसरे का तो रिफ्लेक्शन लगेगा ना। तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब हमें सारे आंसर और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करके देना है। ये तीसरा हो गया। चौथा अगर हम एग्जांपल देखें तो C डबल बॉन्ड C
Cl, यहाँ पे क्या हो गया Cl, ये H और ये H। अब अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, ये क्लोरीन है, इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब यहाँ पे भी तो ये बीच से अगर कट हो रहा है तो ये इसका रिफ्लेक्शन लगेगा, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सब्सटेंस। तो ये डायरेक्ट और ज़्यादा बेटर तरीका होता है। अब अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, फिफ्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो COOH, COOH, OH और यहाँ पे H और यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे OH हो जाए। अब अगर ये मॉलिक्यूल देखें हम तो यहाँ पे क्या है, कायरल एटम प्रेजेंट है, ये अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन यहाँ पे बिकॉज कोई सिमेट्री नहीं है, अगर इसको देखा जाए बीच से कट करें तो ये इसका सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अभी जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल मैंने जब समझाया था तो वहाँ पे OH इसी तरफ था और H इस तरफ था, तो वहाँ पे बिकॉज आइडेंटिकल एक जैसे मिरर इमेज लग रहे थे और वो एक दूसरे पे क्या हो रहे थे, सुपर इम्पोज हो रहे थे, इसीलिए वो ऑप्टिकली क्या थे, इनएक्टिव, कायरल एटम होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दिख रहा है हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, कहीं से भी कट करो, अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो ये इसका मिरर इमेज नहीं लग रहा है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये जो ट्राइंगल सा बना है ये क्या है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप क्या है, सामने की तरफ निकले हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक मिथाइल ग्रुप होगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो ग्रुप्स क्या है, सेम है ना, तो अगर दो ग्रुप्स भी होते हैं तो फिर उसमें सिमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करूँ तो क्या दिखेगा कि ये ऐसा लगेगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या दिखेगा, अगर ये यहाँ से कट होता है तो हमें लगेगा ये जो मिथाइल ग्रुप निकला है ये इसका मिरर इमेज ये हमें लगेगा। तो यहाँ पे बिकॉज ये दोनों आइडेंटिकल सिमिलर से लगेंगे तो इसी वजह से यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर हम सेवेंथ एग्जाम्पल देखें, सेवेंथ एग्जाम्पल में क्या है, CH3 और ये भी क्या हो गया, CH3 और ये हो गया हमारा CH3। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, कट कर दो कहीं से भी, यहाँ से कट करते हैं तो हमें लगेगा कि इस हाफ का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है सब्सटेंस। अगर एट्थ एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, एट्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे ये है क्लोरीन। अब इसमें भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं इसे कट कर दूं यहाँ से तो क्या होगा, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को अगर मैं समझ लूँ कि कुछ एक शेल सा है, कोई एक बॉल सा अगर है उसका स्ट्रक्चर, तो अगर मैं कट करती हूँ तो मुझे आधा बॉल इधर आधा बॉल इधर दिखेगा, वैसे ही नीचे आधा बॉल इधर आधा बॉल इधर। मतलब क्या है कि इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे भी सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा सब्सटेंस। अगर अब हम देखें नाइन्थ एग्जाम्पल, तो नाइन्थ में क्या है, ये है OH, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कट कर दो आधे से तो यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम सिंपल में देखें बेंजीन को, अगर हम बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, कहीं से भी कट कर दो, इधर से कट कर दो, इधर से कट कर दो। बेंजीन में टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसीलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं BH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
सेम वही चीज़ है, आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। ये है बोरोन का मॉलिक्यूल, फिर इसके आसपास ये हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन। अगर मैं इसे बीच से ऐसे कट करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, अपर हाफ सिमिलर लगेगा नीचे हाफ के जैसा, तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बोरॉन भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को ज़्यादा बेटर है तरीका हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से बताएं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। ये जो हमने क्वेश्चंस किए थे ये हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे बताया था कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझेंगे। तो अभी हमने क्या समझा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमें क्या समझना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये हमें देखना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसके अक्रॉस अगर आप इक्वल डिस्टेंस चले तो आपको सेम ग्रुप मिलना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं वाटर से समझाती हूँ। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम एक इमेजिनरी पॉइंट मानते हैं ये, तो इसके अक्रॉस अगर मैं इक्वल डिस्टेंस चलूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सेम ग्रुप अगर मिलता है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ तो वाटर में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगर मैं इस साइड चल रही हूँ तो मुझे हाइड्रोजन एटम यहाँ पे दिखा, ठीक है। अब अगर मैं इसी के, मैंने क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप होने चाहिए। अब अगर इसी से ऑपोजिट में हम चलते हैं तो यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर फिर से लेते हैं, इधर चलते हैं तो हाइड्रोजन है, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, कोई ग्रुप दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे भी कोई ग्रुप नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। अब जैसे ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने वाटर को भी देख के बता दिया कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जैसे कि एग्जांपल एक और ले ले हम, बेंजीन। तो बेंजीन में अगर हम देखें तो क्या होता है, बेंजीन में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, क्या बताया मैंने, ये एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हो, मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ की तरफ चली थी तो एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट में भी मुझे वो ग्रुप मिलना चाहिए। मतलब ये दोनों ग्रुप 180 डिग्री पे सेम ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। तो बेंजीन में अगर हम चेक करें तो बेंजीन में हम देखें तो C6H6 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहा। अब अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करें तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो डेफिनेटली अगर इस पॉइंट से मैं इधर चलती हूँ तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, और इस पॉइंट से ऑपोजिट चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल रहा है। इधर सेम, इधर चलूँ तो हाइड्रोजन, इधर चलूँ तो हाइड्रोजन, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे सेम ग्रुप का होना ज़रूरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। यहाँ पे भी सेम, इधर चलूँ तो हाइड्रोजन, इधर चलूँ तो हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे भी 180 डिग्री पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे कि अब हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लें, BF3, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। BF3 में क्या होगा, इसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सब्सटेंस कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम अमोनिया का एग्जांपल लें तो NH3NHH, तो अमोनिया में क्या है, इसके ऑपोजिट 180 डिग्री कोई एक एटम पकड़ लो, उसके आगे उससे 180 डिग्री पे चलो, सेम ग्रुप है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट में कोई ग्रुप नहीं है,
ऑपोजिट में कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ पे भी ऑपोजिट में कोई ग्रुप नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मतलब अमोनिया क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम 2-4 एग्जांपल और डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम एक एग्जांपल और ले, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होगा, H क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो देखें तो क्या है, अगर इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाएं तो इसके ऑपोजिट में यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि ये बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब हमें बताना है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे ना कि वो देखेंगे, वो इमेजिन इस चीज़ को समझ के नहीं करेंगे। यहाँ पे वो क्या देखेंगे, अच्छा है हम ये पॉइंट बनाते हैं, हम इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब कुछ बैल बच्चों के हिसाब से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो उनके हिसाब से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा। उनके हिसाब से क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। अगर हम इसे देखें तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा बना सकती हूँ, ये मैंने क्या बताया, इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर डैश एंड वेज के हिसाब से ये जो है ये टूवर्ड ऑब्जर्वर है। ये दोनों ही ग्रुप क्या है, सामने फेसिंग की तरफ है। मतलब ये कहने का है कि अगर यहाँ फ्लोरीन है तो दूसरा फ्लोरीन भी उसी साइड सामने की तरफ प्रेजेंट है, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। तो क्या मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री से ऑपोजिट जाने पे सेम ग्रुप मिल रहा है? नहीं। यहाँ पे ऑपोजिट जाने पे यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। तो हमें डैश वेज क्या बना है उस चीज को ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल अगर इसी का हम देख ले, ऐसा बना ले हम, फ्लोरीन और ये रहा एक फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे बताना है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसको फिर से वही चीज, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे बना लो। यहाँ पे क्या है, इधर फ्लोरीन है, ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। मतलब ये यहाँ हो जाएगा और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम चले तो यहाँ पे सेम ग्रुप मिल रहा है हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब हम लास्ट के सिर्फ 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये एक स्ट्रक्चर ले लें, इसमें मिथाइल ये रहा और एक मिथाइल ये रहा, और एक स्ट्रक्चर ले ले कुछ ऐसा, ये है। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर से अब हमें बताना है सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो इसमें सेम चीज़ है, ये टूवर्ड ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये अगर कुछ ऐसा बनेगा तो यहाँ पे ये मिथाइल एक ऊपर होगा तो एक पीछे की तरफ होगा, और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक सामने है तो एक पीछे है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तरीके होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से बताना कि कोई एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब हमने इस वीडियो से ये सारी चीज़ें समराइज की है कि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ कायरल एटम का होना ही ज़रूरी नहीं होता है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ज़्यादा बेटर तरीका होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करना। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज़ अ more appropriate method to check optical activity of a particular compound। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे इस लाइन को देखो, कायरल एटम इज मस्ट फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये गलत है।
अगर किसी में कायरल एटम है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो उसमें डेफिनेटली कायरल एटम प्रेजेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और जिसमें कि हमें एक और बात याद रखना, अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है तो हम मस्ट आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसका थीटा 0 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ये मस्ट कंडीशन है। लेकिन अगर दो कायरल एटम आ जाए तो हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से अपने आंसर को बताएंगे रादर देन गोइंग फॉर दिस ऑप्शन। तो ये था हमारा वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।